अभी हम लोग शुरू करने वाले इटाडोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क, जो कि ये मांगा 138 से 142 के बीच के अंदर। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें शिबुया इंसिडेंट की आफ्टरमैथ दिखाई जाती है। तो अब सबसे पहले हमें जेनिन क्लैन दिखाया जाता है। तो पिछले सीजन के अंदर हमने जिस बुड्ढे नाओबितो को देखा था, ये उसी का क्लैन है, लेकिन शिबुया इंसिडेंट के अंदर ही उसकी मौत हो चुकी है। तो अब इन लोगों का क्लैन एक नया लीडर डिसाइड कर रहा है, और इस चीज के लिए इन लोगों के पास 3 कैंडिडेट है, और ये तीनों ही एक साथ मिलने के साथ ही लड़ाई करने लग जाते हैं, क्योंकि आखिर एक पावरफुल क्लैन का लीडर कौन नहीं बनना चाहेगा। और अचानक से वहाँ पर इन लोगों का एक एडवोकेट आ जाता है, और वो यहाँ पर आने के साथ ही बताने लगता है कि अगला लीडर नाओया को ही बनना है। नाओया यहाँ पर नाओबितो का ही बेटा है, तो आखिर आज तक जब उसके बाप का रास्ता, तो अब क्यों नहीं होगा। वो एडवोकेट आकर बताने लगता है कि 27th लीडर नाओया को ही बनना होगा, और जेनिन क्लैन के पास आज तक जितने भी हथियार है उस पर सिर्फ नाओया का ही हक होगा। नाओया यहाँ पर खुशी के मारे काफी ज्यादा खुश था, लेकिन इसके बाप यानी कि नाओबितो ने मरने से पहले एक विल रखी थी, और उसकी विल जब आप लोगों को मालूम चलेगी ना, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगी कि गोजो की असली पावर क्या थी। नाओबितो ने अपने विल के अंदर लिखा था कि अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरा बेटा ही अगला लीडर बनेगा, लेकिन अगर मेरा बेटा जब लीडर बन रहा हो और उस समय पर गोजो मेंटली इल है या फिर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर जेनिन क्लैन का अगला लीडर बनेगा मेगुमी फुशिगुरो। और ये चीज सुनने के साथ साथ हम लोगों के साथ ही नाओया की शक्ल भी कुछ ऐसी हो जाती है। यहाँ पर नाओबितो को भी गोजो के ऊपर पूरा विश्वास था कि आखिर जब तक गोजो जिंदा है तब तक कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हम समझ ही चुके हैं कि गोजो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल था। दूसरे क्लैन के लीडर भी उसी से पूछ कर बनाए जा रहे हैं, और नाओया का खोपड़ा यहाँ पर मेगुमी फुशिगुरो का नाम सुनने के साथ ही खराब हो चुका है। वो अपने सभी सर्वेंट से पूछने लग जाता है कि आखिर मेगुमी की लोकेशन कहाँ पर है, और यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि मेगुमी तो खुद अभी शिबुया के अंदर है, जहाँ पर वो सुकुना के वेसल इटाडोरी को ढूंढ रहा है। और ये चीज सुनने के साथ ही नाओया कहने लगता है कि मैं तो उन दोनों को ही मरवा दूंगा। और सीजन 2 की एंडिंग के अंदर हमने देखा ही था कि इटाडोरी को मारने के लिए यूटा भी आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इटाडोरी एक नंबर 1 की क्रिमिनल से कम नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया ही उसे मारने के लिए पीछे पड़ चुकी है। और इसी के चलते सीन शिफ्ट होता है और हमें इटाडोरी दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा मायूस बैठा हुआ था, और आखिर बैठेगा भी क्यों नहीं, वो गोजो को नहीं बचा पाया। और सुकुना ने बाहर आने के साथ ही इतनी लोगों की जान भी ले ली, ना ही वो नानामी को बचा पाया, ना ही नोबारा को। और इटाडोरी के साथ ही हम उस जगह पर चोजो को देखते हैं, जो कि अभी तक उसके साथ बना हुआ है। चोजो इटाडोरी को यहाँ पर हिम्मत दे रहा था। चोजो कहने लगता है कि छोटे भाई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से जुजुत्सु टेक के अंदर चले जाओ, बाकी का काम यहाँ पर मैं देख लूंगा। लेकिन इटाडोरी कहने लगता है कि वो ज्यादा टेंशन ले भी नहीं रहा है। जिस सब के बाद इटाडोरी बताने लगता है कि सुकुना अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके अंदर अब जो सुकुना है वो 15 फिंगर सुकुना है, और यहाँ पर इटाडोरी भी समझ चुका है कि सुकुना का प्लान मेगुमी से ही रिलेटेड है। वो कुछ न कुछ तो प्लान जरूर कर रहा है, और इसी सब के चलते इटाडोरी यहाँ पर एक बड़ा सा फैसला कर लेता है। इटाडोरी कहने लगता है कि आज के बाद से वो सिर्फ अकेला ही रहेगा, क्योंकि अब जब सुकुना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो उसके आसपास के लोग ज्यादा खतरे में पड़ सकते हैं। तो दूसरों की सेफ्टी के लिए इटाडोरी ने यहाँ पर अपनी ही आजादी त्याग दी। इटाडोरी अब चोजो को ये भी कहने लगता है कि तुझे भी मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर मैंने तेरे दोनों भाइयों को मारा है। लेकिन चोजो ये बात सुनने के साथ ही कहने लगता है कि कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। भाई लोग, ये वही बंदा है जिसने पूरा एक एपिसोड खराब किया था, और इटाडोरी और मेकामारू ने इसे बाथरूम के अंदर बचेड़ा था, और अब ये मूर्ख कहता है कि कोई बात नहीं। खैर, इसी सब के चलते इटाडोरी और चोजो फैसला कर लेते हैं कि शिबुया के अंदर अब जितने भी कर्सेस बचे हैं वो लोग इन लोगों को एलिमिनेट कर देंगे। और इसी चीज के साथ शुरुआत होती है चैप्टर 139 की। हम सभी लोगों ने सीजन 2 के एपिसोड नंबर 23 के लास्ट में एक सीन देखा था, जहाँ पर इटाडोरी ताली बजाता है और 2 बड़े से कर्सेस बाहर आ जाते हैं। मांगा में वो सीन यहाँ पर आता है। तो इटाडोरी यहाँ पर कई सारे कर्सेस को बुला लेता है और अपने पीछे लगा लेता है, और इसी सब के चलते यूजी इटाडोरी एक टनल के अंदर घुस जाता है। लेकिन सामने की तरफ चोजो उसका इंतजार कर रहा था, और यहाँ पर चोजो अपने पियर्सिंग ब्लेड की मदद से उन सभी कर्सेस को एक ही बार में खत्म कर देता है। और इसी सब के चलते ये दूसरी जगह पर जाकर बाकी सारे कर्सेस को खत्म करने लगते हैं। जहाँ पर इटाडोरी को एक कर्स से लड़ाई करते देख चोजो एक बात बताने लगता है। चोजो बताता है कि जब उसकी लड़ाई इटाडोरी से हुई थी तो इटाडोरी काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब इटाडोरी के स्किल्स और भी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। और चोजो यहाँ पर इटाडोरी को एक डीमन गॉड कहकर पुकारने लगता है। चोजो बोलता है कि मेरा भाई कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन इटाडोरी उससे पूछने लगता है कि आखिर तू मुझे अपना भाई कहकर क्यों पुकारता है। चोजो बताने लगता है कि इटाडोरी उसका छोटा भाई ही है। वो इटाडोरी से पूछने लगता है कि तेरे पिताजी के सर पर भी काफी सारे स्टिचेस होंगे ना। तो अब इन लोगों की बात यहाँ पर चली रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है नाओया, जो कि यहाँ पर मेगुमी को मारने के लिए आया था। नाओया इस जगह पर आने के साथ इन दोनों से पूछने लगता है कि आखिर मेगुमी कहाँ पर है, लेकिन फिर भी उसे कोई सीधा सा जवाब नहीं मिलता। लेकिन नाओया को यहाँ पर इटाडोरी भी दिख चुका है, और इटाडोरी को यहाँ पर मारने के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है। वैसे तो नाओया यहाँ पर सिर्फ मेगुमी को ही मारने के लिए आया था, और नाओया को यहाँ पर घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि इटाडोरी जिंदा रहे या फिर मारा जाए, वो तो सिर्फ यहाँ पर अपनी गद्दी को बचाने के लिए आया है। इटाडोरी मेगुमी को कुछ हो जाने दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब इन लोगों की लड़ाई यहाँ पर नाओया से होने वाली है। नाओया अपने बाप की फ्रेम्स वाली टेक्निक को यूज करने के साथ इन दोनों के बीच में आ जाता है। चोजो और इटाडोरी नाओया पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जल्दी से वो गायब हो जाता है।
ये दोनों ही सोच रहे थे कि नाओया काफी ज्यादा तेज है और दूसरी तरफ नाओया ये सोच रहा था कि ये दोनों काफी ज्यादा तेज है और मुझे इनसे भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा। अब ये तीनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन अचानक से इन्हें एक काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस होने लगता है और इटाडोरी को तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि गोजो फिर से लौट आया है। लेकिन आखिर उस जगह पर कौन आया था? यूटा। और इसी के साथ शुरुआत होती है चैप्टर 140 की। यूटा अपनी तलवार निकालने के साथ ही पूछने लगता है कि आखिर तुम लोगों में से यूजी इटाडोरी कौन है। जोजो यहाँ पर समझ चुका था कि उसके छोटे भाई को मारने के लिए कोई और भी आ चुका है, लेकिन इस सबसे पहले कि यूटा अटैक करता नाओया यहाँ पर कुछ बताने लगता है। नाओया अपने हाथ खड़े करने के साथ ही कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर खुद इटाडोरी और मेगुमी को मारने के लिए आया हूँ। और अब इटाडोरी यहाँ पर यूटा की प्रेजेंस को समझ जाता है और उसे मालूम था कि ये यूटा ही है, क्योंकि मेगुमी ने उसे पहले ही यूटा के बारे में कुछ बताया था। और अब यहाँ पर इस जगह पर 4 लोग हो चुके हैं। यूटा कहने लगता है उसे इटाडोरी को मारना है। जोजो कहने लगता है कि उसे अपने छोटे भाई इटाडोरी को बचाना है। नाया भी कहने लगता है कि उसे यहाँ पर इटाडोरी को मारना है और इटाडोरी कहने लगता है कि उसे मेगुमी और गोजो को बचाना है। और इसी चीज के चलते यहाँ पर 2 वर्सेस 2 का सीन बैठ चुका है। यूटा संभालेगा इटाडोरी को और नाओया यहाँ संभालेगा जोजो को। और अब यहाँ पर इन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। जोजो यहाँ पर इटाडोरी को सिर्फ एक ही बात कहता है, तुम्हें स्पेशल ग्रेड यूटा से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तुम इससे बिल्कुल भी लड़ाई करने की कोशिश मत करना, तुम यहाँ से सिर्फ भागने की ही कोशिश करना इटाडोरी। जोजो और नाओया की लड़ाई शुरू होने के साथ ही इटाडोरी वहाँ से भागने लगता है और यूटा भी अपनी सुपर स्पीड के साथ ही इटाडोरी का पीछा करने लगता है। और एक दूसरे की स्पीड देखने के साथ ही ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। इटाडोरी सोच रहा था कि आखिर कोई तलवार को लेकर इतनी ज्यादा स्पीड के साथ कैसे भाग सकता है, और यूटा सोच रहा था कि उसने काफी ज्यादा फास्ट एक्सेलरेट किया, लेकिन फिर भी वो इटाडोरी को नहीं पकड़ पा रहा। और यहाँ दूसरी तरफ नाओया जोजो को कुत्ता बनाकर मार रहा था, लेकिन जोजो का भी यहाँ पर खोपड़ा जाम हो चुका था। जोजो बताने लगता है कि मैं अपने सभी भाइयों को खो ही चुका हूँ और अब मैं यूजी को किसी भी हालत में नहीं खोने वाला। और दूसरी तरफ इटाडोरी और यूटा का चेज यहाँ पर शुरू ही था। यूटा जैसे ही अटैक करता है, इटाडोरी उसके वार को डॉज कर लेता और यूटा भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस था। और इटाडोरी यहाँ पर एक कार उठाने के साथ ही यूटा की तरफ दे मारता है, जिसके चलते वो फिर से भागना शुरू कर देता है। और यूटा फिर से उस कार को उठाने के साथ इटाडोरी की तरफ दे मारता है। और इटाडोरी और यूटा एक दूसरे के आमने सामने थे, जहाँ पर इटाडोरी यूटा को एनालाइज करने लगता है। इटाडोरी यहाँ पर यही सोच रहा था कि इस बंदे के अंदर काफी ज्यादा कर्ज एनर्जी है, और यूटा यहाँ पर अपनी कर्ज टेक्निक को रिवील कर देता है। यूटा कहता है कि मेरे अंदर जो कर्ज एनर्जी है वो गोजो सेंसे से भी काफी ज्यादा है, लेकिन गोजो के पास 6 आई है, जिस वजह से वो कभी भी अटैक करते हैं तो उनकी पावर और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है और उनकी कर्ज एनर्जी का जो भी आउटपुट आता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वैसे तो यूटा के पास सबसे ज्यादा कर्ज एनर्जी है, लेकिन 6 आई की मदद से गोजो अपनी पावर को एम्पलीफाई कर देता है। और अब यूटा कहने लगता है कि बातें बहुत हो चुकी और अब लड़ाई करने का समय आ चुका है। और इसी के चलते यूटा इटाडोरी पर अटैक कर देता है, जो कि इटाडोरी नहीं डॉज कर पाता। यूटा काफी ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर है। जब भी एक नॉर्मल सॉर्सरर अपनी एनर्जी को यूज करता है तो उसके पंच के आसपास काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है, लेकिन क्योंकि यूटा की पूरी ही बॉडी के अंदर काफी ज्यादा कर्ज एनर्जी है तो वो उसके पंच में या पैर में इटाडोरी उसे एनालाइज नहीं कर सकता। यूटा अपनी पूरी बॉडी के ऊपर कर्ज एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, ताकि सामने वाले को पता ना चल सके कि वो क्या अटैक करने वाला है। और अब इसीलिए इटाडोरी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है यूटा का सामना करने के लिए। और यूटा ने तो यहाँ पर अपने ब्लेड के ऊपर भी कर्ज एनर्जी चढ़ा रखी है। इटाडोरी को यहाँ पर अपने आंखों के सामने मौत ही दिख रही थी, लेकिन अचानक से उसे नानामी का वही डायलॉग याद आने लगता है, यू गॉट इट फ्रॉम हियर, जिसके चलते इटाडोरी सोचने लगता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। और इसी सब के चलते चैप्टर 141 शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि यूटा की तलवार काफी ज्यादा तकलीफ दे रही थी इटाडोरी को। यूटा भी इटाडोरी के चेहरे पर एक घाव भी कर देता है और इटाडोरी यहाँ पर सोचने लगता है कि वो कई सारे ओपोनेंट से लड़ा है जो कि एक ब्लेड कैरी करते हैं, लेकिन यूटा उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब अगर इटाडोरी को जरा सी ब्लेड पड़ भी गई तो वो मारा ही जाएगा, जिसके चलते इटाडोरी फिर से भागना शुरू कर देता है और कोने में जाने के साथ ही उसे एक और ब्लेड जैसा हथियार मिल जाता है। इटाडोरी भी अपने हथियार पर कर्ज एनर्जी चढ़ा देता है और यहाँ पर वो यूटा के अटैक को समहाउ काउंटर कर पा रहा था। इटाडोरी चाहे उसका मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन यूटा भी एक एलीट क्लास सॉर्सरर है। यूटा इतनी जोर से अटैक कर रहा था कि इटाडोरी अपने हाथ में हथियार को संभाल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी इटाडोरी समहाउ उसके ब्लेड को रोक लेता है। और इस बात पर यूटा कहने लगता है कि तू मेरे ब्लेड पर ज्यादा ही ध्यान तो नहीं दे रहा, यानी कि यूटा को मालूम है कि वो उसकी ब्लेड पर ही ध्यान दे रहा है। यूटा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है और इटाडोरी को जोर की लात मार देता है। यूटा एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश मारता है, जिस वजह से इटाडोरी के हथियार के साथ साथ उसका चेस्ट भी कट जाता है, लेकिन इटाडोरी भी उसके ब्लेड पर पैर रख देता है और उसको जोर का मुक्का मार देता है, जिस वजह से यूटा का ब्लेड भी यहाँ पर टूट चुका था। यूटा ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर इटाडोरी इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी लड़ाई कैसे कर पा रहा है। लेकिन तभी यूटा के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि ये भी तो गोजो सेंसे का ही स्टूडेंट है। और यहाँ पर इटाडोरी हिलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जरा सा भी हिल नहीं पाता। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इटाडोरी के पीछे अब रिका आ चुकी है। और इस सबसे पहले कि इटाडोरी समझ पाता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, यूटा अपना कटा हुआ ब्लेड लेने के साथ ही इटाडोरी के छाती के अंदर घुसा देता है और यहाँ पर वो कहने लगता है कि सॉरी इटाडोरी। और इसी सब के चलते यहाँ पर इटाडोरी की मौत हो चुकी है। हाँ, मारा गया इटाडोरी। सुकुना भी यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज रह चुका था, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगता है
और इसी के चलते हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 142 के अंदर। और दूसरी तरफ यहाँ पर चोजो और नाओया की लड़ाई कंटिन्यू थी और नाओया ने यहाँ पर चोजो को कुत्ता बना रखा था। वो उसे इतना बुरा मारता है, इतना बुरा मारता है कि बस मारता ही रहता है। नाओया के आसपास सिर्फ खून ही खून पड़ा हुआ था और उसे लगने लगता है कि चोजो का खेल तो खत्म ही होने वाला है। लेकिन अचानक से चोजो उस पूरे से ब्लड को मैनिपुलेट करने के साथ ही नाओया को कूट देता है और नाओया की हालत यहाँ पर इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि वो भी एक पॉइंट पर मरने ही वाला था। लेकिन तभी चोजो की नजर यूटा पर पड़ती है जो कि इटाडोरी की डेड बॉडी को लेकर आ रहा था और यूटा उस जगह पर आने के साथ ही सिर्फ एक मुक्का मारता है चोजो को और यहाँ पर चोजो बेहोश हो जाता है। जिस सब के बाद यूटा नाओया से कहने लगता है कि मैं तुझे अभी के लिए हील कर रहा हूँ और जाकर अपने सीनियर से बोल दे कि इटाडोरी मर चुका है। और अब शुरू होता है चैप्टर 143। यहाँ पर हमें इटाडोरी के माँ बाप के बारे में पता चलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इटाडोरी के बाप ने करी है दो शादियाँ। शुरुआत में चोजो ने इटाडोरी से पूछा था कि तेरे बाप के सर पे तो स्टिचेस होंगे, लेकिन इटाडोरी के बाप के नहीं बल्कि माँ के सर पे स्टिचेस है। ये सब क्या चल रहा है भाई? तो जो केंजाकू अभी गेटो की बॉडी के अंदर है वो एक टाइम पे चोजो के बाप की बॉडी के अंदर था और उस सबसे पहले केंजाकू इटाडोरी की माँ की बॉडी के अंदर भी मौजूद था। और अगले ही पल हम फिर से इटाडोरी को देखते हैं। देखो ये जिंदा है, लेकिन अभी तो मैंने बोला था कि ये मारा गया। इटाडोरी उठने के साथ ही अपने बाजू में देखता है और उसे वहाँ पर यूटा दिखाई देता है। यूटा इटाडोरी को देखने के साथ ही हंसने लगता है और कहने लगता है कि व्हाट अ रिलीफ, तू उठ गया। और यहाँ पर इटाडोरी भी हम लोगों की तरह कंफ्यूज्ड है कि अभी तो वो उसे मार रहा था और एकदम से उसने अपना एटीट्यूड बदल दिया, जिसके चलते यूटा यहाँ पर अपनी एक कहानी बताने लगता है। गोजो ने काफी लंबे समय पहले यूटा को एक बात कही थी, अगर गोजो को कुछ हो जाता है तो इटाडोरी की सारी जिम्मेदारी यूटा की होगी। गोजो को एक काफी लंबे समय से ही मालूम था कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो हायर अप्स इटाडोरी को खत्म करवा देंगे। जिस पर इटाडोरी उससे कहने लगता है कि तुझे तो मुझे बचाना चाहिए था, तूने मुझे मारा क्यों? जिस पर यूटा बताने लगता है कि उसने हायर अप्स के साथ एक बाइंडिंग वाव सेट किया था और बाउंडिंग वाव यही था कि उसे इटाडोरी को मारना होगा, जो कि उसने ऑलरेडी कर दिया। और ये चीज भी हम लोगों को मालूम है कि यूटा किसी को भी हील कर सकता है और यूटा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने इटाडोरी का हार्ट को कुछ देर के लिए रोक दिया था, तो एक पॉइंट पर उसने यूजी को मार दिया, तो एक पॉइंट पर उसने इटाडोरी को मार दिया और अगले ही पल उसने उसे जिंदा भी कर दिया। लेकिन इटाडोरी भी उससे पूछने लगता है कि आखिर तू मुझे क्यों बचा रहा है, मैंने तो कई सारे लोगों को शिबुया के अंदर मार दिया। जिस पर यूटा कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। ये दोनों लोग यहाँ पर बात कर ही रहे थे और अचानक से यहाँ पर मेगुमी की एंट्री हो जाती है और मेगुमी को अपने सामने देखने के साथ ही इटाडोरी तो यहाँ पर रो ही देता है और मेगुमी को अपने सामने देखने के साथ ही वापस वो भावुक होने लगता है। मैंने तो इतने सारे लोगों को मार दिया, आखिर तुम लोग मुझसे फिर से बात क्यों कर रहे हो? लेकिन मेगुमी भी कहने लगता है कि ये सब तेरी गलती नहीं है। अब मेगुमी इटाडोरी से कहने लगता है कि मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है क्योंकि कलिंग गेम शुरू होने वाले हैं और इस गेम के अंदर मेरी बहन भी इन्वॉल्व है। हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा ही था कि आखिर कैसे मेगुमी की बहन फिर से जिंदा हो गई थी, मतलब जिंदा नहीं हुई थी, वापस वो बेहोशी से उड़ गई थी। और जैसे इटाडोरी के शरीर के अंदर सुकूना है वैसे ही उसकी बॉडी के अंदर भी कोई एंशिएंट कर्स आ चुका है और आखिर वो कौन है वो मैं तुमको अभी नहीं बताने वाला क्योंकि उसका नाम सुनने के साथ ही तुम लोग काफी ज्यादा पागल हो जाओगे और उसको मांगा कंटिन्यू करने के साथ ही मैं आप लोगों के सामने रिवील करूंगा। और मेगुमी यहाँ पर चाहता है कि उसकी बहन इन सभी चीजों के अंदर इन्वॉल्व ना हो और इसी सब के चलते हमें कलिंग गेम्स की 8 रूल्स बताए जाते हैं। तो शुरुआत में तो सिर्फ कलिंग गेम्स के अंदर सिर्फ 8 ही रूल्स है, लेकिन धीरे धीरे ये ऐड ऑन होते जाएंगे। अब शुरू होगा मौत का नंगा नाच यानी कि जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 144। तो मेगुमी यहाँ इटाडोरी से कहने लगता है कि केंजाकू यहाँ पर एक गेम शुरू कर रहा है जिसका नाम है कलिंग गेम और ना चाहते हुए भी मेरी बहन उस गेम के अंदर इन्वॉल्व होती जा रही है और उसे बचाने के लिए मुझे इटाडोरी तुम्हारी मदद चाहिए। और ये चीज सुनने के साथ ही इटाडोरी को अपने दद्दा की याद आने लगती है। उसके दद्दू ने इटाडोरी से कहा था कि इटाडोरी यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिस सब के चलते इटाडोरी यूटा से एक बात कहने लगता है। इटाडोरी कहने लगता है कि मेरे अंदर जो सुकून है वो अपने 15 फिंगर्स पर आ चुका है और अगर मुझे किसी तरह से 5 फिंगर्स और खिला दी जाए तो शायद मैं अपना कंट्रोल खो सकता हूँ और अगर ऐसा कभी भी होता है तो डोंट हेजिटेट टू किल मी यूटा सेनपाई। और यहाँ यूटा भी उसकी इस बात पर एग्री कर देता है और यहाँ पर वो मेगुमी से पूछने लगता है कि आखिर उसका प्लान क्या है। मेगुमी बताने लगता है कि सबसे पहले हम जुजुत्सु हाई जाएंगे क्योंकि हमें टेंजन से काफी सारी बातें करनी है। पहला सवाल ये कि हम गोजो को कैसे अनसील करें, दूसरा सवाल ये कि आखिर सूडो तो असलियत में कौन है और तीसरा सवाल ये कि आखिर कलिंग गेम्स के अंदर होने के वाला है। और मेगुमी कहने लगता है कि इन सारे सवालों के जवाब से टेंजन के पास ही हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इन लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आखिर टेंजन किस जगह पर छुपा हुआ है। जुजुत्सु हाई के अंदर करीब 1000 दरवाजे हैं और उन सभी के अंदर से सिर्फ एक ऐसा दरवाजा है जो कि हमें टेंजन के पास ले जा सकता है। ये सभी लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं और तभी इटाडोरी के दिमाग की बत्ती जलती है। इटाडोरी मेगुमी से पूछने लगते हैं कि आखिर तूने बताया ही नहीं कि आखिर नोबारा का क्या हुआ, लेकिन मेगुमी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो इटाडोरी समझ जाता है कि नोबारा का खेल तो शायद खत्म हो गया होगा, लेकिन फिर भी मेगुमी इटाडोरी को तसल्ली देते हुए कहने लगता है कि कई सारे लोगों को लगता है कि नोबारा अभी भी कहीं पर छिपी हुई है। ये लोग उस सही दरवाजे के बारे में अब फिर से डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से इन लोगों के बीच में एंट्री हो जाती है जोजो की और जोजो बताने लगता है कि उसे मालूम है कि असली दरवाजा कौन सा है। इस सब के चलते ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात माकी और यूकी से होती है।
जोगो ने जो गाँव माकी को दिए थे उससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और रिवर्स कर्स को यूज करने के साथ भी ये चीज हील नहीं हो पाई। इस सब के बाद चोजो बताता है कि आखिर उसे कैसे मालूम कि टेंजन तक जाने का दरवाजा कौन सा है। टेंजन तक पहुंचने का जो दरवाजा है और जो टोम है जहां पर टेंजन रहता है उसके बीच में चोजो के भाई रहते हैं, यानी कि दैट पेंटिंग की फॉर्म के अंदर। तो चोजो अपने भाइयों को सेंस कर सकता है जिस वजह से वो टेंजन का पता भी बता सकता है। लेकिन अब अचानक से माकी पूछने लगती कि आखिर चोजो है कौन, और अब तक तो बाकी के लोगों को भी नहीं मालूम था कि आखिर चोजो कौन है सिवाय इटाडोरी के। और बेचारा इटाडोरी भी नहीं बता सकता कि इसने मुझे पहले मारने की कोशिश करी थी, जिस पर इटाडोरी कहने लगता है कि फिलहाल के लिए तुम इसे मेरा बड़ा भाई कह सकते हो। और ये चीज सुनने के साथ चोजो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है क्योंकि इटाडोरी ने आज से पहले उसे कभी भी भाई नहीं कहकर पुकारा था। अब ये लोग धीरे धीरे करके उस दरवाजे के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते के अंदर इटाडोरी को रास्ते में पड़ा हुआ ब्लड दिखाई देता है और तभी इटाडोरी पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर काफी ज्यादा खून पड़ा है। जिस पर यूकी कहने लगती है कि 11 साल पहले यहाँ पर कुछ हुआ था और यहाँ पर हमें टोजी की शक्ल दिखाई जाती है, यानी कि करीब 11 साल पहले तोजी फोशिगिरो ने इसी जगह पर टेंजन की वेसल को मारा था और आज तक उस खून खराबी की सफाई भी नहीं की गई। क्या बात है। अचानक से इन लोगों के सामने एक जगह आ जाती है जो कि टेंजन तक ले जाने वाली थी और जैसे ये उस जगह के अंदर घुसते हैं तो इन्हें वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि वो जगह बिल्कुल पूरी तरह से एक वॉइड की तरह थी। इन सभी में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी यूकी को लगने लगता है कि टेंजन की जो श्राइन है वो हमें रिजेक्ट कर रही है या फिर शायद उसी को रिजेक्ट कर रही है। इन लोगों के पास यहाँ पर समय की कमी हो रही थी क्योंकि मेगुमी की बहन किसी भी समय कलिंग गेम्स के अंदर जा सकती थी। तो ये सभी लोग अब ये फैसला करते हैं कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए और जैसे ही ये लोग बाहर निकलने ही वाले थे तो पीछे से एक आवाज आती है, लिविंग सो सून। और अब जैसे ये लोग पीछे मुड़ते हैं तो इन लोगों के सामने टेंजन खड़ा हुआ था और टेंजन यहाँ पर इन सभी लोगों को डिस्क्राइब करने लगता है। वो बताता है कि ज़ेनिन क्लैन का लीडर, सुकुना की वेसल और बाकी की डेड पेंटिंग भी यहाँ पर मौजूद है। और इसी सब के चलते यहाँ पर शुरुआत हो जाती है चैप्टर 145 की। यूकी अब टेंजन से कहने लगती है कि तुमने तो सबका डिस्क्रिप्शन दे दिया मेरे अलावा, आखिर इतना भेदभाव क्यों? टेंजन ने सभी को यहाँ पर अलग अलग नामों से पुकारा था और उसने यूटा को मिचिजानी क्लैन का डिसेंडेंट बताया था, यानी कि यूटा का क्लैन अलग अलग टुकड़ों के अंदर बना हुआ है। और अब यूकी टेंजन से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारी श्राइन ने हमें रिजेक्ट क्यों किया। टेंजन बताने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग केंजाकू के साथ अलाइन हो कि नहीं। और तभी यूकी पूछने लगती है कि आखिर केंजाकू कौन है और टेंजन यहाँ पर बताता है कि गेटो की बॉडी के अंदर जो शख्स है उसका नाम है केंजाकू। और तभी इटाडोरी को कुछ होने लगता है और वो टेंजन से पूछता है, आखिर आप ऐसे क्यों दिखते हो? जिस पर मेगुमी उसे समझाते हुए कहने लगता है कि हमें यहाँ पर सिर्फ काम की ही बात करनी चाहिए इटाडोरी। टेंजन बताने लगता है कि वो इमॉर्टल है लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के ऊपर एजिंग का प्रोसेस चलता रहता है और अगर तुम भी 500 सालों तक जी लोगे तो तुम भी मेरी ही तरह दिखोगे। और अब टेंजन बताने लगता है कि 11 साल पहले मेरा अपनी वेसल के साथ मर्ज होने वाला था लेकिन किसी वजह से वो चीज नहीं हो पाई, तो अब पूरी दुनिया के अंदर मैं समा चुका हूँ, यानी कि अब टेंजन एक कर्स पेट बन चुका है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से किसी तरह से कनेक्टेड है। इस सब के बाद यूटा उससे पूछने लगता है कि आखिर हम गोजो को अनसील कैसे करें और तभी मेगुमी भी पूछने लगता है कि आखिर केंजाकू असलियत में क्या करना चाहता है। टेंजन इस सवाल का जवाब देने को एक ही शर्त पर राजी था, इन सभी लोगों के अंदर से किन्हीं 2 लोगों को उसका बॉडीगार्ड बनना होगा और ये सभी लोग भी इस शर्त के लिए राजी हो जाते हैं। टेंजन अब सबसे पहले केंजाकू के बारे में बताने लगता है। केंजाकू का असली मकसद ये है कि वो ह्यूमन एवोल्यूशन को और भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाए, लेकिन यही बात हमारी ही तरह मेगुमी के भेजे में भी नहीं उतरती। मेगुमी पूछने लगता है कि केंजाकू ने आखिर पूरे जापान को ही कर्स प्लेट के अंदर क्यों नहीं बदल दिया, लेकिन इस सवाल का जवाब देते हुए टेंजन बताने लगता है कि क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी कर्स एनर्जी ही नहीं है और काफी ज्यादा कर्स एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए उसके पास कई सारी कर्स प्लेट भी होनी चाहिए। तो अब केंजाकू ने यह फैसला किया है कि वो सारी इंसानियत को टेंजन के साथ जोड़ देगा, लेकिन तभी इटाडोरी उसकी बात काटते हुए कहने लगता है कि आप तो खाली स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकते हो, जिस पर टेंजन कहने लगते हैं कि 11 साल पहले वो मर्ज नहीं हो पाए थे, जिस वजह से उनका इवोल्यूशन और भी ज्यादा आगे बढ़ गया और इसीलिए वो किसी भी आम इंसान के साथ भी मर्ज हो सकते हैं। चोजो पूछने लगता है कि आपका तो एक ही शरीर है तो आप तो शायद एक ही इंसान के साथ मर्ज हो सकते होगे, जिस पर टेंजन बताने लगते हैं कि अब वो पूरे दुनिया के साथ जुड़ चुकी है तो अब एक से कई ज्यादा लोगों के साथ वो जुड़ सकते हैं और अगर कोई भी ह्यूमन मेरे साथ मर्ज होगा तो वो किसी भी सोलर से ज्यादा बन जाएगा। टेंजन बताने लगते हैं कि उसने अभी तक अपनी बॉडी को इस शेप के अंदर इसीलिए संभाल कर रखा हुआ है क्योंकि वो बैरियर टेक्निक को पजेस करते हैं और अगर मेरा मर्ज किसी भी आम इंसान से हो गया और वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। इटाडोरी पूछने लगता है कि आखिर केंजाकू ऐसा करना क्यों चाहे, जिस पर टेंजन बताने लगते हैं कि उसे भी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम और तभी माकी कहने लगती है कि अगर आप मर्ज होने से ही रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा, जिस पर टेंजन बताने लगते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते।
क्योंकि 11 साल पहले जब उसका मर्ज रुक गया था तो वो एक कर्स प्लेट के अंदर इवॉल्व हो गई और केंजाकू भी गेटो की बॉडी के अंदर है। यानी कि वो टेंजन के ऊपर कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक यूज कर सकता है। और ये चीज सुनने के साथ ही सभी लोग समझ चुके थे कि यही सब प्लान था केंजाकू का इतने लंबे समय से। और इसी के चलते टेंजन एक और खोपड़ी खराब करने वाली बात बोल देते हैं। टेंजन कहते हैं कि केंजाकू सेकंड मोस्ट पावरफुल बैरियर यूजर है और अगर केंजाकू यहाँ पर आ गया तो वो आसानी के साथ इसे हरा देगा। टेंजन बताने लगते हैं कि केंजाकू ने ये चाल काफी लंबे समय से रची और केंजाकू और सुकुना भी कहीं ना कहीं पर मिले हुए हैं, लेकिन ये सब और वो 6 आई यूजर सभी के सभी एक साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन 11 साल पहले काफी ज्यादा अजीब सी चीज हुई जहाँ पर दुनिया के अंदर तोजी फोशी गिरोह आया जिसके अंदर कोई कर्ज एनर्जी ही मौजूद नहीं थी। सभी चीजें जैसी चल रही थी वैसी ही चलनी थी बाय फेट। लेकिन तोजी की एंट्री के साथ ही सब कुछ चेंज हो गया और अब टेंजन बताने लगता है कि कलिंग गेम्स होने का सबसे बड़ा मकसद क्या है। केंजाकू को जितनी हो सके उतनी ज्यादा कर्ज एनर्जी इकट्ठी करनी होगी। केंजाकू ने काफी लंबे समय के अंदर काफी सारे लोगों के साथ बाइंडिंग बाव बनाया है और जब वो सभी लोग कॉलोनीज के अंदर लड़ाई करेंगे तो उनके अंदर से थोड़ी सी कर्ज एनर्जी लीक होगी। केंजाकू ने काफी सारे सॉर्सरर से कहा था कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कलिंग गेम्स के अंदर पार्ट लेना होगा। जैसे कि इटाडोरी अभी सुकुना का वेसल है, वैसे ही कई सारे लोग अब एंशिएंट सॉर्सरर के वेसल बन चुके हैं और शिबुया इंसिडेंट आर्क के एंडिंग के अंदर ही उसने कई सारे सॉर्सरर को जिंदा भी कर दिया था। यानी कि अब सॉर्सरर्स की कमी तो नहीं पड़ने वाली और अगर हम केंजाकू को इस गेम के अंदर मार भी दें तो भी ये सभी चीजें खत्म नहीं होने वाली। इटाडोरी पूछने लगता है कि आखिर गोजो को अनसील कैसे करना है, लेकिन टेंजन पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर रुकने वाले 2 लोग कौन होंगे और यहाँ पर बॉडीगार्ड बनने वाले लोग हैं चोजो और यूकी। इस सब के बाद टेंजन हवा में हाथ घुमाने लगता है और अचानक से वहाँ पर एक बॉक्स निकालता है और बॉक्स को बाहर निकालने के साथ ही कहने लगता है कि इस बॉक्स का नाम है बैक ऑफ प्रिजन रेलम और ये प्रिजन रेलम से निकालने वाला पीछे का दरवाजा है। केंजाकू उस बॉक्स का फ्रंट गेट ही ढूंढ पाया था, लेकिन टेंजन ने इसके पीछे के दरवाजे को कहीं पर छुपा दिया था। इटाडोरी काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि गोजो को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन टेंजन बताने लगता है कि ऐसा शायद नहीं हो सकता। आखिर क्यों? क्योंकि जिसके पास फ्रंट गेट है वही बैक गेट को भी खोल सकता है, लेकिन हम बैक गेट को तोड़ सकते हैं और दरवाजे को तोड़ने के लिए हमें 2 में से सिर्फ एक चीज चाहिए होगी। पहला दी इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन और दूसरा दी ब्लैक रोप। लेकिन गोजो ने तो 11 साल पहले ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी, क्योंकि 11 साल पहले उसने इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन को डिस्ट्रॉय कर दिया और सिर्फ 1 साल पहले ही उसने सभी की सभी ब्लैक रोप्स को भी खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी अभी तक हमारे पास एक और रास्ता बाकी है, लेकिन ये एक रास्ता नहीं बल्कि एक सॉर्सरर है जिसका नाम है एंजल, क्योंकि एंजल की कर्स टेक्निक है कि वो किसी भी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर देती है। अब शुरुआत होती है चैप्टर 146 की, जहाँ पर कलिंग गेम्स शुरू हो चुके हैं और अब हम लोगों को टेंगेन समझाने वाली है कि कलिंग गेम्स की क्या क्या रूल्स है। तो रूल नंबर 1, जब भी कोई कर्स पेट अवेकंड हो जाए तो उसे 19 दिनों के अंदर अपना पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करना होगा। रूल नंबर 2, जो भी कर्स रूल नंबर 1 को फॉलो नहीं करेगा उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी, जिसका सीधा सा मतलब है मौत। रूल नंबर 3, अगर कोई भी नॉन प्लेयर बैरियर के अंदर घुस गया तो उसका पार्टिसिपेशन डिक्लेयर हो जाएगा, जिसके चलते इटाडोरी टेंगेन से पूछने लगता है आखिर उन लोगों का क्या जो कॉलोनीज के अंदर पहले से प्रेजेंट है, जिस पर टेंगेन बताने लगती है उन लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। रूल नंबर 4, कलिंग गेम्स जीतने के लिए तुम्हें पॉइंट मिलेंगे, वो भी दूसरे लोगों को मारकर। रूल नंबर 5, पार्टिसिपेंट्स को जो भी पॉइंट मिलेंगे वो गेम मास्टर डिसाइड करेगा। अगर तुमने एक सॉर्सरर को मार दिया तो तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे और नॉन सॉर्सरर को मारने के लिए 1 पॉइंट और हर एक प्लेयर को अपना पर्सनल कोगामी मिलेगा, यानी उन लोगों का अपना पर्सनल गेम मास्टर। रूल नंबर 6, अगर किसी भी प्लेयर ने 100 पॉइंट अचीव कर लिए तो वो एक नया रूल ऐड कर पाएगा। और ये बात सुनने के साथ ही इटाडोरी और बाकी के लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, जिसके चलते इटाडोरी कहने लगता है काश ऐड करने की बजाय हम किसी रूल को हटा पाते, शायद हम लोग कोई ऐसा रूल बना पाए जो कि पुराने रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। लेकिन तभी टेंजन इटाडोरी को रूल नंबर 7 समझाने लगती है। नया रूल बनने पर गेम मास्टर चेक करेगा कि ये रूल किसी पुराने रूल को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करता, जिसका साफ सा ये मतलब है कि ये कोई भी पुराना रूल हटा नहीं सकते। और ये चीज सुनने के साथ ही इटाडोरी का दिमाग खराब हो जाता है। रूल नंबर 8, अगर किसी भी प्लेयर के 19 दिन तक पॉइंट सेम रहे तो वो मारा जाएगा, यानी कि 19 दिनों के अंदर हर सॉर्सरर को खून खराबा करना ही होगा। और ये चीज सुनने के साथ ही इटाडोरी काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि अब फिर से उसे काफी सारे लोगों को ठोकना पीटना पड़ेगा। लेकिन हमारे मेगुमी भैया के पास कुछ प्लान्स हैं। तो बस इतने ही थे कलिंग गेम्स के रूल, और यूकी और चोजो अब मास्टर को डिफेंड करने वाले हैं और माकी जाने वाली है जेनिन क्लैन के मेंशन के अंदर, जहाँ जाकर वो काफी सारे कर्स टूल्स को ला सके। और हम लोगों को बताया जाता है कि जैसे ही गोजो सील हुआ तो कामो और जेनिन क्लैन ने सभी कर्स ऑब्जेक्ट अपने पास रख लिए। और अब इटाडोरी को मालूम चलता है कि जेनिन क्लैन का नया लीडर उसी का दोस्त मेगुमी है, जिसके चलते माकी अब जोजो की लोकेशन पूछने लगती है। और यूटा भी इन लोगों से कहने लगता है कि वो जितनी हो सके उतनी कॉलोनीज की इन्फॉर्मेशन इन लोगों के साथ शेयर करेगा। और ये चीज यूटा इसलिए करना चाहता था ताकि ये लोग कभी भी सेम कॉलोनी के अंदर एक साथ बढ़ ना जाए। लेकिन तभी टेंगेन इनका प्लान खराब करते हुए कहने लगते हैं हर कॉलोनी के बाहर एक बैरियर लगा हुआ है, तो तुम एक दूसरे से बात नहीं कर पाओगे।
और ये बात सुनने के साथ ही इटाडोरी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसने तो यूटा को बोला था कि अगर वो सुकुना में कन्वर्ट हो जाए तो वो उसे मार दे। लेकिन जब ये लोग एक साथ बात ही नहीं कर सकते तो इटाडोरी का क्या होगा। और तभी मेगुमी इटाडोरी से कहने लगता है, अगर तुम सुकुना में कन्वर्ट होकर मुझे मार दो तो उसके बाद तुम खुद को भी मार देना। जिसके चलते इटाडोरी मेगुमी से कहने लगता है, मैं तो तुझे बचाने के लिए ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन तू मेरे साथ कितना गंदा मजाक कर रहा है भाई। और अब यहाँ पर सभी लोगों के प्लान बन चुके हैं एक्सेप्ट फॉर मेगुमी और इटाडोरी। और इन लोगों का प्लान है एक 3rd ईयर के सस्पेंडेड स्टूडेंट को अपनी टीम में शामिल करने का, और इस स्टूडेंट का नाम है हकारी। और इटाडोरी यूटा से पूछने लगता है कि आखिर ये कौन है, जिस पर यूटा बताने लगता है कि अगर वो मूड में आ जाता वो मुझे भी मार सकता है। और इसी चीज के चलते ये सभी लोग अपने अपने रास्ते निकलने लगते हैं। और अब इटाडोरी चोजो से कहने लगता है, भाई बस मरना मत। और चोजो की आंखों से यहाँ पर आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि इटाडोरी उसे भाई की तरह ट्रीट कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को टाका बाका के अंदर कुछ लोग दिखाए जाते हैं, और ये सभी लोग एक कॉमेडी शो को एंजॉय कर रहे थे। और इसी चीज के चलते शुरुआत होती है चैप्टर 147 की। हम लोगों को जेल के अंदर प्रिंसिपल यागा दिखाए जाते हैं, और पांडा को देखने के साथ ही सभी हायर अप्स कहने लगते हैं कि आखिर यागा तूने ये क्या बना दिया। और गाकुगान जी कहने लगते हैं, हम लोग एक आर्टिफिशियल कॉप्स बना सकते हैं, लेकिन तुमने जो चीज बनाई है ये काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, और तेरे इसी कारनामे की वजह से हायर अप्स ने तुझे जेल के अंदर बंद कर दिया। अगर तू पांडा जैसा एक क्रिएचर बना सकता है तो इसकी तरह एक आर्मी भी बना सकता है, और वो आर्मी काफी ज्यादा तबाही मचा सकती है। तो जल्द से जल्द मुझे बता कि तूने आखिर पांडा को कैसे बनाया। और प्रिंसिपल यागा गाकुगान जी की बात पर सिर्फ इतना कहते हैं, मुझे नहीं पता। जिसके चलते हम लोगों को यागा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और यागा यहाँ पर एक अजीब सी स्पिरिट से बात कर रहे थे। यागा कहने लगते हैं, तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं काफी जल्दी तुम लोगों से मिलने आऊंगा। और जिस भी शख्स ने इन सभी कर्सेस को बनाया था यागा उसे भी बाय बोलता है। और अब हमें बताया जाता है कि पांडा किसी जगह पर सील्ड था, और तभी कोई उस सील को तोड़ देता है, और सील तोड़ने वाले का नाम है कुसाकाबे। और तभी पांडा कुसाकाबे से पूछने लगता है कि आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों करी। जिस पर कुसाकाबे कहने लगता है, तेरे क्रिएटर यागा का मुझ पर काफी बड़ा एहसान है। और तभी हमें बताया जाता है कि शिबुया इंसिडेंट के एंड के अंदर सभी लोग यागा को भी पकड़ना चाहते थे, और इसी वजह से उन लोगों ने पांडा को सील कर दिया ताकि यागा पांडा की मदद करने आए और वो लोग यागा को भी पकड़ ले। लेकिन पांडा को तो यहाँ पर कुसाकाबे ने ही बचा लिया। और अब हमें यागा का कुसाकाबे के ऊपर एहसान दिखाया जाता है। दरअसल में कुसाकाबे की बहन के बच्चे की डेथ हो गई थी, जिस वजह से कुसाकाबे की बहन काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। लेकिन यागा ने उस मरे हुए बच्चे की मेमोरीज इस क्रिएचर के अंदर डाल दी, और यागा की वजह से कुसाकाबे की बहन डिप्रेशन से बाहर आ गई। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि यागा के पास एक एसेसिन आता है, जो कि यागा से कहने लगता है, और बुढ़ाऊ कहाँ पर जा रहा है। जिस पर यागा उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगता है, अपने बेटे से मिलने। लेकिन तभी वो एसेसिन यागा से कहने लगता है, तेरे खिलाफ तो वारंट निकला है। जिस पर यागा कहने लगते हैं, गोजो के सील होने के साथ ही कुत्ते भौंकने लगे। और तभी वहाँ पर गिटार वाला बुढ़ा हुआ जाता है, यानी कि गाकुगान जी, जो कि यागा को ही एक झटके में खत्म कर देता है। और यागा यहाँ पर मरते हुए एक चीज रिवील करते हैं, पहले हम सोल इन्फॉर्मेशन रिप्लिकेट करते हैं फ्रॉम दी फिजिकल इन्फॉर्मेशन, और फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को एक लाश के अंदर भरते हैं। लेकिन इतना सब कुछ भी काफी नहीं होता, और इसीलिए हम लोगों को इस चीज को 3 बार दोहराना होता है, ताकि एक ही शरीर के अंदर 3 बार आत्मा घुस जाए, और 3 बार में से एक बार वो अपने आप को स्टेबलाइज करने में कामयाब हो जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि पांडा भागता हुआ यागा की ही तरफ आ रहा था। और तभी गाकुगान जी कहने लगते हैं, तूने मुझसे सिर्फ इतनी सी बात छिपाई, तूने मुझे ये चीज पहले क्यों नहीं बताई, तुझे खत्म नहीं किया जाता। और मरते हुए यागा कहने लगता है, ये एक कर्ज है जो कि मैं तुझे देकर जा रहा हूँ। और यागा के मरने के साथ ही पांडा भी वहाँ पर पहुँच जाता है, और गिटार उठाने के साथ ही अपना बुढ़ाऊ पांडा से लड़ाई करने को तैयार था। लेकिन पांडा उसे इग्नोर करने के साथ ही यागा की बॉडी के पास चला जाता है। जिस पर गाकुगान जी कहने लगते हैं, पांडा क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। जिस पर पांडा कहने लगता है, हम पांडाज इंसानों की तरह नहीं होते, तुम तो सिर्फ कुत्ते हो जो कि वही कर रहे थे जो कि उसके मालिक ने उससे करने को कहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पांडाज रोते भी हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि माकी जेनिन क्लैन के मेंशन तक पहुंच चुकी है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि माकी यहाँ पर सभी लोगों को कुत्ता बनाकर मारने वाली है। माकी सभी लोगों के साथ क्या करने वाली है, सभी को कुत्ता बनाकर मारने वाली है। और मेंशन के अंदर माकी का स्वागत नाओया करता है। नाओया माकी से कहने लगता है, जरा तुम्हारी शक्ल देखो, क्या तुम्हारे वुंड्स हील नहीं हुए, तुम कितनी ज्यादा गंदी लग रही हो। और तभी माकी कहने लगती है, तू औरतों के पिछवाड़े के अलावा उनकी शक्ल कब से देखने लगा। और तभी नाओया कहने लगता है, तू कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकती, ना ही तू कर्सेस को देख सकती है, तेरी शक्ल भी अब बंदर जैसी लग रही है। आखिर तू यहाँ पे क्या करने आई है। लेकिन माकी नाओया की बात को इग्नोर करने के साथ ही वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। और अचानक से रास्ते में माकी की माँ भी उससे रोकने लगती है।
लेकिन माकी अपनी मॉम से कहने लगती है मैं इस जगह पर जेनिन क्लैन के लीडर की परमिशन से आई हूँ। और माकी यहाँ पर मेगुमी की बात कर रही थी। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेगुमी माकी से कहने लगता है कि तुम्हें ही जेनिन क्लैन का लीडर बन जाना चाहिए, लेकिन माकी मेगुमी से कहने लगती है आई एम स्टिल नॉट गुड इनफ। और माकी की बात सुनने के साथ ही मेगुमी फैसला कर लेता है कि वो ही अगला लीडर बनेगा। और तभी माकी की माँ उस पर चिल्लाते हुए कहने लगती है मैंने तुझे पैदा किया है, कभी तू मेरी भी बात माना कर। लेकिन माकी अपनी माँ की बात नहीं मानती और आगे बढ़ जाती है। और वेपन वाले रूम को खोलने के साथ ही माकी के सामने उसका बाप बैठा हुआ था और उसके आसपास काफी सारा खून था और ये सारा खून था माकी की बहन का। और तभी माकी का बाप कहने लगता है मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर आओगी, इसलिए मैंने उन वेपन्स को पहले ही डिस्पोज कर दिया। साथ ही हम लोगों को जेनिन क्लैन का एक काफी इवल प्लान बताया जाता है। जो भी गुजू को अनसील करने की कोशिश करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी और ये सभी लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पूरा जेनिन क्लैन इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश करने वाला है। और माकी को मारने का काम खुद उसके बाप को सौंपा गया है। और अब यहाँ पर माकी और उसके बाप की लड़ाई शुरू हो जाती है और माकी का बाप यहाँ पर फॉलिंग ब्लॉसम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि माकी के सामने वैसे भी बिल्कुल बेकार है क्योंकि ये टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन का काउंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन माकी तो कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी माकी एक कर्स टूल इस्तेमाल कर सकती है। और तभी हम लोगों को माकी का नया हथियार दिखाया जाता है। और तभी माकी का बाप उससे पूछने लगता है मुझे बता मैं जेनिन क्लैन का लीडर क्यों नहीं बन पाया, जिस पर माकी कहने लगती है बिकॉज यू आर अ पीस ऑफ शिट। और तभी माकी के पापा उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन माकी उस अटैक से बचने के साथ ही अपने पिताजी की तलवार ही तोड़ देती है। लेकिन माकी का बाप कटी हुई स्वॉर्ड से माकी को डैमेज पहुंचा देता है क्योंकि उसने कर्स एनर्जी की मदद से अपनी ब्लेड को एक्सटेंड कर लिया और यहाँ पर माकी के बाप ने उसे हरा दिया, जिसके चलते वो माकी और माकी की बहन को घसीटते हुए कहीं पर लेकर जाने लगता है। और अब माकी का बाप बताता है कि आखिर वो जेनिन क्लैन का लीडर क्यों नहीं बन पाया। उसके और उसके भाई के अंदर कर्स टेक्निक का कोई भी डिफरेंस नहीं था, बल्कि दिक्कत क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन थी। मतलब माकी और उसकी बहन की वजह से वो कभी लीडर नहीं बन पाया। और अब माकी का बाप इन दोनों को ही एक रूम के अंदर डाल देता है और इस जगह पर काफी सारी कर्स प्लेट्स मौजूद थी। और अब माकी का बाप फिर से इन दोनों को खरी खोटी सुनाने लगता है और जाते जाते वो ये भी कहने लगता है तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दब्बा हो तो यहीं पर मर जाओ। और यहाँ पर पड़े पड़े माकी की बहन उसे किस कर लेती है, जिसके चलते ये दोनों अपने एक सपने में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर माकी की बहन उससे कहने लगती है डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। और यहाँ पर माकी के हाथ में स्प्लिट सोल कटाना थी, जिसके चलते काफी सारी कर्स प्लेट माकी के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर माकी के पिताजी आराम से जा रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें फील होने लगता है कि सभी कर्स प्लेट्स खत्म हो गई। और अब माकी का बाप अचानक से एक अजीब सा डर महसूस करने लगता है और ये डर बिल्कुल वैसा ही था जब वो तोजी फोशिगिरो से मिला था और उसे ये चीज फील हो रही थी माकी से। और अब अचानक से वहाँ पर माकी आ जाती है और वो अपने बाप का सिर काट देती है और वो भी एक झटके में। माकी के अपने बाप को मारने के साथ ही पूरे जेनिन क्लैन के मेंशन के अंदर एक अलार्म बज चुका था और सभी जेनिन फैमिली वालों को मालूम चल चुका था कि माकी बिल्कुल पागल हो चुकी है। और तभी उस जगह पर जेनिन क्लैन के बाकी के लोग भी आ जाते हैं और माकी को घेर लेते हैं। लेकिन माकी को अपनी बहन की सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी और वो थी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। लेकिन माकी एक एक कर उन सभी को खत्म कर देती है। और तभी वहाँ पर एक बंदा पहुँचता है जो कि देखता है कि माकी के चारों तरफ सिर्फ लाशें ही पड़ी हुई थी। और तभी वहाँ पर जेनिन क्लैन की सबसे खतरनाक स्क्वाड पहुँच जाती है, लेकिन माकी उनके अंदर से दो का तो गला ही तोड़ देती है। और तीसरा बंदा यहाँ पर माकी को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के अंदर से खून आने लगता है। लेकिन माकी इसकी भी गर्दन उड़ा देती है। और तभी उस जगह पर नाओया आ जाता है। नाओया अब माकी से कहने लगता है डोंट यू हैव अ हार्ट। और इसी चीज के चलते हम लोगों को नाओया का पास दिखाया जाता है। नाओया को काफी लोगों ने बचपन से ही अपने सर पर चढ़ा कर रखा हुआ था और तभी उसे जेनिन क्लैन के एक शख्स के बारे में मालूम चला जिसके शरीर में बिल्कुल भी कर्स एनर्जी मौजूद नहीं है, जिसके चलते नाओया को लगने लगा कि वो शख्स कितनी बेकार जिंदगी जीता होगा। लेकिन कुछ ही समय बाद वो शख्स नाओया के सामने आ गया और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि था तोजी फोशिगिरो। और नाओया तो तोजी की प्रेजेंस से ही काफी ज्यादा डरने लगा। और प्रेजेंट टाइम के अंदर नाओया और माकी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और नाओया अपनी फ्रेम वाली टेक्निक की मदद से माकी को यहाँ से वहाँ फेंक रहा था। और नाओया माकी को मारते हुए सिर्फ ये कह रहा था कि यू आर नॉट हिम, यू आर नॉट तोजी फोशिगिरो। और भले ही माकी अब स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, लेकिन उसने अपना काफी सारा खून भी बहा दिया है। और तभी नाओया माकी की तरफ भागते हुए आने लगता है और अचानक से माकी को टच करने के साथ ही नाओया पीछे भाग जाता है, जिसके चलते माकी नाओया की टेक्निक समझ जाती है, जिसके चलते नाओया फिर से माकी के पास आने वाला होता है और उसे मुक्का मारने वाला होता है। और नाओया यहाँ पर माकी को बोलने ही वाला था कि यू आर नॉट हिम, लेकिन इससे पहले ही माकी नाओया के ऊपर अपना मुक्का झड़ देती है। अब तक नाओया यहाँ पर मरा नहीं था, लेकिन बाहर आने के साथ ही माकी अपनी मॉम को भी मार देती है। लेकिन तभी माकी की माँ चाकू उठाने के साथ ही नाओया को ही मार देती है। आखिर ये चल क्या रहा है। और मरते मरते माकी की मॉम एक बात कह जाती है
तुम और तुम्हारी बहन वो बेस्ट चीज है जो कि मैंने इस दुनिया को दी है। और इसी चीज के चलते माकी की मॉम भी यहाँ पर खत्म हो जाती है और माकी ने मेगुमी के अलावा पूरा जेनिन क्लैन यहाँ पर खत्म कर दिया। और तभी बाहर के लोगों को मालूम चलता है कि जेनिन क्लैन को किसी अनजानी ताकत ने खत्म कर दिया, जिसके चलते गोजो और कामो क्लैन यहाँ पर जेनिन फैमिली को बिग 3 फैमिली से निकाल देते हैं। और निकालते भी क्यों नहीं, अब तो फैमिली ही नहीं बची। और दूसरी तरफ मेगुमी और इटाडोरी हकारी को ढूंढने गए थे और टेंजन ने इन लोगों को बताया था कि हकारी जुआ खेलता है और ये लोग अपने कपड़े भी चेंज करने लगते हैं क्योंकि हकारी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि ये लोग जुजुत्सु आय से है, क्योंकि अगर हकारी को ये चीज मालूम चल गई तो वो इन लोगों के साथ नहीं आने वाला, क्योंकि जुजुत्सु आय के सीनियर्स ने हकारी को सस्पेंड किया हुआ है। जिसके चलते इटाडोरी मेगुमी से पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जिस पर मेगुमी भी बताने लगता है कि उसे इस बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मेगुमी को बस इतना मालूम था कि हकारी एक बुरा इंसान है। और तभी ये दोनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और उस जगह पर खड़ा एक शख्स इन दोनों से कहने लगता है कि ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, लेकिन इटाडोरी और मेगुमी वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे, जिस वजह से वो आदमी मेगुमी के चेहरे के पास ही अपना पंच लाकर रोक देता है। लेकिन मेगुमी की आंखों में तो जरा सा भी डर ही नहीं था, जिसके चलते वो आदमी इन दोनों से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में मालूम कैसे चला, जिसके चलते मेगुमी उसे बताने लगता है कि पिछले हफ्ते उसने एक आदमी को मारा था, जिस वजह से उसे इस जगह के बारे में मालूम चला और क्योंकि अब वो मर चुका है तो उसकी जगह पर मैं लड़ने आया हूँ। और अचानक से उस आदमी को एक कॉल आ जाता है, जिसके चलते वो आदमी इन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन अंदर जाकर मेगुमी लड़ाई नहीं कर सकता बल्कि उसकी जगह लड़ाई करेगा इटाडोरी। और फोन पर उस आदमी का बॉस कहने लगता है कि उसे मेगुमी बिल्कुल पसंद नहीं, और उस आदमी का बॉस दरअसल में हकारी ही था जो कि इन लोगों को कैमरा की मदद से देख रहा था। और फाइट से पहले यहाँ पर इटाडोरी को गेम के रूल समझाए जाते हैं। रूल नंबर 1 फाइट से भागने की कोशिश नहीं करनी है, और रूल नंबर 2 कोई भी कर्स एनर्जी का यूज नहीं करना है, क्योंकि इस जगह की ऑडियंस ज्यादातर इंसानी है जो कि कर्ज एनर्जी को नहीं देख सकते, जिसके चलते ये लोग अपने फाइटिंग ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं और उस जगह पर अब फाइटर्स का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। एक तरफ था हमारा इटाडोरी और दूसरी तरफ था एक पांडा, लेकिन क्या ये हमारा पांडा है ये हम लोगों को जल्दी मालूम चलेगा। और पूरी ऑडियंस चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये मैच पांडा ही जीतने वाला है, लेकिन इस मैच को जीत जाता है इटाडोरी। और तभी हकारी अपने बंदे को कॉल कर देता है और कहने लगता है कि इटाडोरी को मेरे पास लेकर आओ। और मेगुमी भी ये बात उस आदमी की शैडो से सुन लेता है। मेगुमी इस सब के दौरान नीचे ही खड़ा हुआ था और अचानक से उसके पास पैंडा आ जाता है और मेगुमी और पांडा बात करने लगते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर उन्हें कैसे जाना चाहिए। और पैंडा मेगुमी को बताने लगता है कि ऊपर वाले गेट से हर बारी वो रिपेल हो जाता है और काफी बार कोशिश करने के साथ ही वो उस गेट के अंदर एंटर कर ही नहीं पा रहा था, जिसके चलते मेगुमी कहने लगता है कि हम लोगों को एक प्लान बनाना चाहिए, जिसके चलते ये दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर अंदर घुस जाते हैं और एक एक कर उस जगह पर मौजूद हर एक फाइटर को ये लोग मारने लगते हैं। और फाइनली ये लोग सबसे ऊपर वाली जगह पर भी पहुंच जाते हैं और अचानक से इन लोगों को एक आदमी देख लेता है जो कि हकारी के साथ मौजूद था, और ये सचमुच में एक आदमी है, ये लड़की नहीं है। और ये इन दोनों को देखने के साथ ही समझ जाता है कि इटाडोरी भी इन लोगों का ही साथी है, साथ ही ये तीनों एक साथ जुजुत्सु हाय से आए हैं। और अचानक से मेगुमी भी अपना राक्षसी कुत्ता समन कर देता है, लेकिन वो राक्षसी कुत्ता इस बंदे के पास जा ही नहीं पाता, बल्कि वो उसके पास जाने के साथ ही पीछे की तरफ रिपेल हो जाता है, जिसके चलते वो राक्षसी कुत्ता मेगुमी के ही ऊपर गिर जाता है। और वो आदमी ये चीज करने के साथ ही हकारी की तरफ भागने लगता है और पांडा उससे कहने लगता है कि मुझसे भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और दूसरी तरफ हकारी की मुलाकात यहाँ पर इटाडोरी से हो चुकी थी और हकारी इटाडोरी से कहने लगता है कि सिर्फ 1 घंटा काम करने के साथ ही तू 1 मिलियन येन कमा पाएगा, और इस चीज को करने के लिए सबसे पहले तुझे मुझे 2 मिलियन देने होंगे। लेकिन इटाडोरी उससे मना कर देता है, जिसके चलते हकारी इटाडोरी से कहने लगता है, क्या बात है, ये तो मेरी स्कैम करने की टेक्निक थी, लेकिन तू इस चीज के अंदर नहीं फंसा। जिसके चलते हकारी अब इटाडोरी को जुए का ज्ञान देने लगता है। लेकिन अचानक से हकारी का फोन बजने लगता है, जिसके चलते वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जिसके चलते हकारी इटाडोरी से पूछने लगता है कि आखिर वो ड्रिंक में क्या लेना पसंद करेगा। और इटाडोरी कहने लगता है कि अल्कोहल के अलावा कुछ भी, क्योंकि वो अंडर एज है, जिसके चलते हकारी अब इटाडोरी को अपने पास बैठने को बोलता है। और हकारी कहने लगता है, तुम्हें मालूम है गोजो भी कभी अल्कोहल नहीं पीता, जिसके चलते इटाडोरी हकारी से कहने लगता है, गोजो? आखिर ये गोजो कौन है? मैं किसी गोजो को नहीं जानता। और हकारी अब इटाडोरी से कहने लगता है कि ऐसा कोई सॉर्सरर हो ही नहीं सकता जिसे गोजो के बारे में मालूम ना हो, तो ऐसा क्यों प्रेटेंड कर रहा है जैसे कि तू गोजो को नहीं जानता। मुझे मालूम है कि यू आर फ्रॉम जुजुत्सु हाय। और इससे पहले कि इटाडोरी कुछ कह पाता हकारी उस पर अटैक करने लगता है और इटाडोरी यहाँ पर उसे समझाते हुए कहने लगता है, तू मेरी बात तो मान ले। लेकिन हकारी तो यहाँ पर इटाडोरी को मार ही जा रहा था, जिसके चलते इटाडोरी अपना सर हकारी के सर पर दे मारता है और इटाडोरी हकारी से कहने लगता है, तुझे मेरी बात सुननी होगी। लेकिन हकारी इटाडोरी से कहने लगता है, नहीं। जिसके चलते सीन अब फिर से छत की तरफ शिफ्ट हो जाता है और उस जगह पर हम लोग पांडा, मेगुमी और उसी लड़की जैसे दिखने वाले बंदे को देखते हैं। और मेगुमी उस लौंडे को समझाते हुए कहने लगता है, हम लोग जुजुत्सु हाई से नहीं आए हैं, बल्कि हम तो इस जगह पर मदद मांगने आए हैं। जिसके चलते वो लौंडा कहने लगता है, मदद? आखिर कैसी मदद? तुम लोगों ने ही तो हकारी को बाहर निकाला था। जिसके चलते पैंडा बताने लगता है कि हायर अप्स ने हकारी को क्यों निकाला था। दरअसल में हायर अप्स को हकारी की कर्स टेक्निक पसंद नहीं आई थी। आखिर ये कैसा तुच्चा सा रीजन हुआ। जिसके चलते वो लौंडा इन दोनों से कहने लगता है,
तुम लोगों के पास वैसे भी गोजो है तो तुम्हें हकारी की क्या जरूरत। लेकिन मेगुमी बताने लगता है कि हम लोगों के पास गोजो नहीं है। गोजो सेंसे हैज बीन सील्ड। और ये सुनने के साथ इस आदमी की शक्ल ऐसी हो जाती है और शौक के मारे ये आदमी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और मेगुमी और पांडा भी इसके पास नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वो इससे रिपेल हो रहे थे। और अब मेगुमी और ये लौंडा लड़ाई करने लगते हैं और मेगुमी को यहाँ पर इसकी कर्स टेक्निक समझ आ चुकी थी और मेगुमी उसकी कर्स टेक्निक डिकोड करने के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वैसे भी इस बंदी की कर्स टेक्निक काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है जो कि हमें समझने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आगे के चैप्टर्स के अंदर ये काम नहीं आने वाली। और मेगुमी इसे फाइनली पकड़ लेता है और घुटनों पर बैठ जाता है, जिसके चलते मेगुमी इस लौंडे से भीख मांगने लगता है। और मेगुमी कहने लगता है कि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। और इससे पहले कि मेगुमी अपनी बात कह पाता उस जगह पर हकारी और इटाडोरी लड़ाई करते हुए पहुंच जाते हैं। और तभी मेगुमी और पांडा नोटिस करते हैं कि इटाडोरी सभी मुक्के अपने सर पर ले रहा था, जिसके चलते इटाडोरी कहने लगता है जब तक हकारी मेरी बात नहीं मानेगा तब तक मैं इसके पंचेज अपने सर पर लेता रहूंगा। लेकिन हकारी कहने लगता है कि मैं तेरी बात सुनूंगा लेकिन साथ ही मैं तुझे मुक्के भी मारते रहूंगा। और अब तो वो लड़की जैसा दिखने वाला लौंडा भी हकारी को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हकारी कहने लगता है कि मैं इन लोगों की बात सुन रहा हूँ लेकिन साथ में मैं इन्हें पीटता भी जाऊंगा। और हकारी की कुटाई के बीच में यहाँ पर इटाडोरी कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जितनी बार हकारी इटाडोरी को जमीन पर गिरा था उतनी बार इटाडोरी उठ खड़ा होता। और अब तो हकारी भी इटाडोरी से सवाल पूछने लगता है कि आखिर तू है क्या चीज, जिस पर इटाडोरी कहने लगता है मैं कॉगु जो कि कर्सेस को मारता रहेगा। और अब हकारी इटाडोरी को फिर से जोर का मुक्का मार देता है और इस बार तो इटाडोरी खड़ा भी नहीं हो रहा था, जिस वजह से हकारी को लगने लगता है कहीं ये मर तो नहीं गया। लेकिन इटाडोरी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और हकारी फिर से उसकी कुटाई करना शुरू कर देता है। और पांडा और मेगुमी के साथ वो लड़की जैसा दिखने वाला लौंडा भी अब तो हकारी को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अभी भी हकारी इटाडोरी को मारता ही रहता है। लेकिन इटाडोरी यहाँ से तस से मस होने को तैयार नहीं था, जिसके चलते हकारी फिर से इटाडोरी से पूछने लगता है कि आखिर तू है क्या चीज, जिस पर इटाडोरी कहता है मैं एक कॉर्गू जिसका कुछ रोल है, साथ ही मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बात सुनने के साथ ही हकारी कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और फाइनली यहाँ पर हकारी इटाडोरी की बात मानने को सुन चुका है, जिसके चलते इटाडोरी हकारी को शिबुया में हुआ कांड बताने लगता है। साथ ही इटाडोरी ये भी बताता है कि गोजो सील हो चुका है। और ये बात सुनने के साथ ही हकारी कहने लगता है क्या गोजो सील हो गया। और तभी पैंडा इन लोगों को प्रिंसिपल यागा के बारे में भी बताने लगता है कि अब प्रिंसिपल यागा इस दुनिया में नहीं रहे। और ये बात सुनने के साथ ही इटाडोरी काफी ज्यादा रोने लगता है। हकारी अब इन लोगों से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। और ये लोग हकारी को बताने लगते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए कलिंग गेम्स के अंदर। और हकारी भी ये चीज करने को मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन पर। और मेगुमी उसकी कंडीशन सुने भी नहीं हाँ में हाँ भर देता है। और मेगुमी यहाँ पर कहने लगता है जब तुम्हारा काम होगा तब देखा जाएगा, जिस पर हकारी कहने लगता है पहले मेरी बात तो सुन ले, आखिर तू है कौन। और मेगुमी कहने लगता है कि मैं जेनिन क्लैन का लीडर हूँ। और ये चीज सुनने के साथ ही हकारी सोचने लगता है कि अब तो उसके लिए काम करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन उसे करना क्या है ये चीज हमें नहीं बताई गई। और अचानक से इस जगह पर इन लोगों का गेम मास्टर आ जाता है, जो कि गेम के अंदर का एक नया रूल इन लोगों को बताने लगता है। और ये रूल कुछ ऐसा है, कोई भी प्लेयर किसी भी प्लेयर के पॉइंट्स देख पाएगा, साथ ही उसे ये भी मालूम चल जाएगा कि वो किस कॉलोनी के अंदर मौजूद है। और ये रूल ऐड करवाया है काशिमो ने। और हम लोगों को बताया जाता है कि वो हंट कर रहा है सुकुना को, जिसके चलते मेगुमी गेम मास्टर से पूछने लगता है कि इन लोगों ने अभी तक अपना पार्टिसिपेशन डिक्लेयर नहीं किया, तो आखिर गेम मास्टर यहाँ पर किस वजह से आया है। जिस वजह से गेम मास्टर बताने लगता है कि वो यहाँ पर इटाडोरी की वजह से आया है। वैसे वो यहाँ पर इटाडोरी के लिए नहीं बल्कि इटाडोरी के अंदर जो शख्स मौजूद है उसके लिए आया है, यानी सुकुना ने अपना पार्टिसिपेशन काफी लंबे समय से डिक्लेयर कर रखा है। और यहाँ पर मेगुमी और इटाडोरी बात करने लगते हैं कि सुकुना ने केंजाकू के साथ काफी लंबे समय पहले ही बात कर रखी होगी। और यहाँ पर हकारी और उसके दोस्त को नहीं मालूम था कि आखिर सुकुना कौन है। और मेगुमी गेम मास्टर से पूछने लगता है कि उन लोगों के नाम बताओ जिनके पॉइंट 100 से ज्यादा है, यानी कि वो लोग जो कि नया रूल ऐड कर पाएंगे। और गेम मास्टर इन लोगों को 2 नाम बताता है, पहला काशिमो, दूसरा हिगोरुमा। जिसके चलते मेगुमी और इटाडोरी इन सभी के साथ प्लान बनाने लगते हैं कि इन लोगों को इन दोनों को कैसे ढूंढना है। और अगले एपिसोड से कलिंग गेम्स की फाइट शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।